स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 5 तक पिछले वर्षों में आए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर चर्चा की थी। विद्यार्थियों, इस पार्ट में हम अध्याय 6 से लगाकर अध्याय 11 तक जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, बिना देर करे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपके लिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को कहते हैं? डीसी मोटर, एसी डायनामो, ट्रांसफार्मर, स्टार्टर। बच्चों, जो मोटर होती है, मोटर के बारे में आपको पता है, ये विद्युत ऊर्जा को बदलती है यांत्रिक ऊर्जा में। ये हम तो पता ही है ना, विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है। पहले हम उसको करंट से जोड़ते हैं, वो करंट देती है, उसके बाद हमारे काम में लेते हैं। हमारे घरों में भी हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं, ठीक है, कई जगहों पे यूज होती है। अब दूसरा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो विभवांतर को घटाने और बढ़ाने के काम में आता है। तो बच्चों, जो डायनामो है, एसी डायनामो, जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखना, डायनामो आ जाए, जनरेटर आ जाए, कुछ भी नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो एसी डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और ये किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कभी इसका सिद्धांत पूछ ले तो आपको लिखना है कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ठीक है, अगले प्रश्न पर आते बच्चों। प्रश्न है बच्चों, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है? कुंडली की लंबाई पर, कुंडली में प्रवाहित धारा पर, कुंडली की त्रिज्या पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप एक व्यंजक हमने पढ़ा था परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व गुणांक का व्यंजक, तो वो था μ0 n स्क्वायर A/L। ठीक, अब इस सूत्र में हमें क्या क्या मिल रहा है? लंबाई मिल रही है भैया, तो वो लंबाई पर निर्भर करता है क्योंकि क्षेत्रफल आ गया। और परिनलिका के लिए अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे तो πr² होगा। तो क्या त्रिज्या? तो हाँ, r मिल गया इसमें भी। कुंडली में फेरों की संख्या पर, फेरों की संख्या भी है। तो ये सारे कारक निर्भर करते हैं। हमको क्या पूछा? नहीं करता है। तो कौन सा पॉइंट बच रहा बच्चा? कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि धारा इस पर डिपेंड नहीं करेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, ये 2017 में पूछा गया। ठीक है, हमें यह पता है कि दिष्ट धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। दिष्ट धारा का मान समय के साथ नियत रहता है, इसीलिए दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती। ठीक है, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती। आवृत्ति का मतलब समझ गए आप कि भाई आवृत्ति उसको बोलते हैं कि कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाती है। आवृत्ति का मतलब होती है कि 1 सेकेंड में वह जितने चक्कर लगाती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका सूत्र n = 1/t। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? 0 होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा और आरोपित वोल्टता के मध्य संबंध है 0, 1, π/2 - π/2। बच्चों, 2023 में यह प्रश्न आया था और इस प्रश्न को के बोनस मार्क्स मिले थे। अब बोनस मार्क्स क्यों मिले थे 2023 में बच्चों को? क्योंकि इन्होंने क्या करा था कि ये दोनों ऑप्शन दे दिए, +π/2 और -π/2। इसका कोई मतलब नहीं। आपने प्रश्न इस तरह से बनाया कि संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और वोल्टता के मध्य संबंध है, तो कौन आगे हैं कौन पीछे हैं, ये आप अगर लिखा हुआ होता अग्रगामी पश्चगामी तो फिर प्रश्न अलग हो जाता। इसने तो ये पूछा कि भाई उनके बीच में संबंध है, तो दोनों में कलांतर π/2 होता है। संधारित्र और अगर हम देखें
मैं प्रेरकत्व का भी बता रहा हूं। धारा से जो संधारित्र होता है 90 डिग्री पश्चिगामी होता है, धारा से पीछे होता है, या मैं कहूं कि धारा जो संधारित्र के लिए है विभव से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। इसी टाइप से प्रेरकत्व के लिए ये 90 डिग्री विभवांतर आगे होता है और धारा पश्चिगामी यानी पीछे होती है। तो 90 डिग्री इनके बीच में क्या होता है बच्चों, कलांतर होता है। तो दोनों ही आंसर इसके करेक्ट हैं, ठीक। और इसका दोनों में से बच्चों ने जो भी टिक किया था उसको उसका मार्क्स मिला है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रेरण प्रतिघात का एसआई पद्धति में मात्रक है। बच्चों प्रेरण प्रतिघात आ जाए या फिर प्रतिबाधा आ जाए, बच्चों ये दोनों ही क्या है, एक प्रकार के प्रतिरोध है। पर ये कब आते हैं, ये शब्द कब प्रयोग होते हैं, प्रतिघात प्रतिबाधा। तो प्रतिघात तब प्रयोग होता है जब एल आ जाए या फिर केवल सी आ जाए। केवल हम प्रेरकत्व की बात करें या केवल संधारित्र की बात करें तो उस परिस्थिति में आप कहते हैं प्रतिघात, यानी कि एल में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें जो रुकावट होती है उसको आप कहते हैं प्रतिघात। प्रतिघात बाधा उसको बोलते हैं जब आप एलसी आ जाए, आरसी आ जाए, एलसी आ जाए या फिर एलसीआर आ जाए, एलसी डबल लिखने में आ गया, तो आरएल आ जाए। तो ये इस प्रकार से दो या दो से अधिक एलिमेंट साथ में आते हैं तो उस कंडीशन में आप प्रतिबाधा शब्द का प्रयोग करते हैं। पर एक्चुअल में ये है प्रतिरोध ही, तो जो प्रतिरोध का मात्रक होगा वही इनका भी मात्रक। तो प्रेरण प्रतिघात का एसआई पद्धति में मात्रक ओम है। ये 2020 में आया। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति होती 0 होती है। देखो एक पूर्ण चक्र में जो औसत धारा है वो क्या होती है, 0 होती है। और धारा अगर 0 हो गई तो P बराबर VI होता है। अगर धारा को मैं 0 कर दूं तो शक्ति भी क्या हो जाएगी, 0 हो गई। इस लिहाज से तो इसका उत्तर हो गया बच्चा सत्य, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी परिनलिका के अंदर नर्म लोहे का क्रोड रखने पर उसके स्वप्रेरकत्व पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही आप परिनलिका के अंदर नर्म लोहे का क्रोड रखेंगे, नर्म लोहे का क्रोड रखने से उसके फ्लक्स में वृद्धि हो जाती है, और फ्लक्स में वृद्धि होने का मतलब है उसका स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 2015 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। वैसे तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी है। क्या अन्य मात्रक भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। अन्य मात्रकों की बात करें अगर तो L बराबर होता है 5/A, ठीक। तो फाई के लिए आप वेबर प्रयोग कर सकते हैं, धारा के लिए एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर ये हो सकता है, ठीक। इस तरह से आप और भी मात्रक इसके लिए बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तो जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है, इसमें फाई इज इक्वल टू BA अगर लिखूं तो क्या होगा, ये टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर। और भी बहुत सारे बना सकते हैं। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, तो वैसे तो आपको हेनरी लिखना था, ये 2019 की परीक्षा में आया हुआ है। अन्योन्य का आ जाए कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है, तो भी उसका मात्रक भी बच्चों हेनरी ही होता है, क्लियर याद रखना। अगले प्रश्न पर आते हैं। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बच्चों लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। लेंज का नियम क्या कहता है, तो लेंज के नियम के अनुसार आप बात करें कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उस स्वयं की उत्पत्ति हो, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, 0 हो जाता है। तो आदर्श प्रेरकत्व का जो ओमीय प्रतिरोध होता है 0, ठीक है। यानी कि भाई आदर्श कौन हुआ, जिसका रुकावट जिसके जीवन में कम से कम हो वो आदर्श है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये 2022 की परीक्षा में आया हुआ है। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, विद्युत चुंबकीय
तरंगों या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित हैं, यानी कि एक कुंडली की धारा में परिवर्तित करने से दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि वहां की धारा भी बदल जाती है। यानी कि हम ये कहें कि ट्रांसफार्मर की आप एक कुंडली में बदलाव करेंगे, दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा और आपकी प्रेरित धारा में बदलाव हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है और ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो विभवांतर को या धारा की प्रबलता को घटाने या बढ़ाने के काम में आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ट्रांसफार्मर में क्रोड पटलित होते हैं एक के ऊपर एक इस प्रकार से। तो पटलित होते हैं, तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध, इस पर चर्चा हो चुकी है, 0। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश से, स्थिर आवेश से, एक समान वेग से गतिमान आवेश से, धारावाही चालक से। तो बच्चों वैसे तो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, इसका उत्तर हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या परिभाषा हो सकती है? तो इसके लिए हमने जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में दोलन करते हैं और उनके दोलनों से अध्यारोपण के कारण एक तरंग उत्पन्न हुई है ना। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलनों के अध्यारोपण से जो तरंग उत्पन्न होती है उस तरंग को आप विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है निर्वात में भी चल सकती है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की चाल से चलती है, यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। मैं बिल्कुल बेसिक चीजें जो आ सकती हैं वो मैं आपको एड ऑन कर रहा हूं, ठीक। तो यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे, अब बहुत दूर भेजना है तो कौन सी तरंगे प्रयोग करें? अवरक्त, पराबैंगनी, सूक्ष्म, आकाश। भाई बहुत ज्यादा दूर जाना है तो सूक्ष्म होकर जाना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल छोटा रूप धर के चले जाओ, आसानी से पहुंच जाएंगे। तो सूक्ष्म तरंगे प्रयोग की जाती है दूर संचार में। 11 में आया, 12 में आया, 15 में आया, उसके बाद नहीं आया। ओजोन मंडल अवशोषित करता है दृश्य प्रकाश को, माइक्रो तरंगों को, अवरोक्त तरंगों को या फिर पराबैंगनी विकिरणों को। तो बच्चों ओजोन मंडल जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अवरक्त किरणें निम्नलिखित क्षेत्रों के मध्य स्थित हैं। अब मैंने आपको एक ट्रिक बनाई थी हम लोगों ने, गाय, परा, द्रव, अम्मारे, ठीक है। अब वो काम की चीज है, क्यों काम की चीज है, इस प्रश्न का उत्तर उस ट्रिक से निकल जाएगा। देखो हमें कौन सी तरंगों की कहा, हमें कहा अवरक्त तरंग, अ से हो गया अवरक्त। अवरक्त किन क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो इधर द्रव यानी कि दृश्य, अम्मा से हमने मां से बनाया था माइक्रो अर्थात सूक्ष्म। तो दृश्य और सूक्ष्म तरंगों के बीच ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दृश्य एक तरफ और सूक्ष्म दोनों आ रही हो? गामा किरणें पराबैंगनी क्षेत्र, ये तो है ही नहीं। पराबैंगनी एक्स किरणें, ये भी नहीं है। दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी भी नहीं है। देखो सूक्ष्म और दृश्य मिल गए दोनों, तो ये दूसरा वाला बच्चों ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है ओमेगा बराबर 2π/d, सी बराबर न्यू टी, सी बराबर λ/t और k बराबर 2π/λ। तो k बराबर 2π/λ से व्यक्त किया जाता है, ठीक है, तरंग सदिश को। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये 2020 में आया हुआ है। विस्थापन धारा किस तरह उत्पन्न होती है? ऐसे उत्पन्न। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? विस्थापन धारा
कहते हैं। ठीक है, ये 2022 में आया। एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम, फोटोन है उसकी तरंगदैर्घ्य है 5000। अब 5000 एंगस्ट्रॉम में विद्यार्थियों एंगस्ट्रॉम को बदल देते हैं 10⁻⁻10 मीटर, अर्थात 5 गुणित ये हो जाएगा 10⁻, कितना हो जाएगा ये -7 मीटर। इसका संवेग होगा, तो संवेग का जो सूत्र होगा, हमारे पास जो डी ब्रोगली समीकरण है वो क्या होता है, तो P बराबर h/λ है ना, h/p है, लैम्बडा बराबर h/p या P बराबर h/λ। तो h का मान हमें पता रहता है 6.6 गुणित 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और इसका मान 5 गुणित 10⁻⁻7 मीटर। डिवाइड कर दें तो 5 एकम 5, बचा कितना 1, फिर 5 तिया 15। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, आगे भी दें तो इसमें 1 हो गया, तो 5 दूनी 10 है ना। अब गुणित 10⁻⁻34 और +7 नीचे से ऊपर चले गए, तो 4 और 3 7, 27, तो 1.32 गुणित 10⁻⁻27। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, अब सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंग ढूंढ लो, तो हमारे पास जो ट्रिक है, गाये पराद्रव अम्मारे, हमने जो ट्रिक रट्टा मारी है, सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे, पूरा स्पेक्ट्रम क्लियर हो रहा है। तो ये जो गामा किरणें हैं बच्चों, इनकी तरंगदैर्घ्य कम है, और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम है उसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगी। तो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा रे। ठीक है, हमारे तो रे तो आए ही आए, गाये परादव अम्मा रे या फिर गामा रे, है ना। गामा किरणें लिखेंगे, रे तो अंग्रेजी में होता है ना। तो गामा रे ऐसे लिखते हैं, मेरा बोलने का मतलब ये है। इंग्लिश में हम रे बोलते हैं किरण। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति होती है, तो इसकी कोटि लगभग 10⁻14 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर। माइक्रो ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित है। बच्चों, माइक्रो ओवन जो है वो सूक्ष्म तरंगों पर आधारित होता है। ये 2023 में आया है, इसका जवाब असत्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दृश्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य प्रास, तो लगभग 400 नैनोमीटर से 400 से 700 नैनो के आसपास। ठीक है, ये इसकी रेंज है। ठीक, तो 700, वैसे इसको ऐसा लिखना चाहिए 700 से 400 नैनोमीटर के बीच होती है। ये 2019 में आया। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, अरे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जबकि ध्वनि तरंगे कौन सी होती है बताओ, तो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है। सारे प्रश्न बहुत सरल आते हैं एमपी बोर्ड के अंदर। मैं कहता हूं एमपी बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है सिंपल से भी, तो आप एमपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। देखो, पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का थोड़ा सा डिजाइन अपने दिमाग में लाते हैं। उसमें एक लेंस ऐसा होता है छोटा सा, और एक बड़ा लेंस। ठीक, ये छोटा लेंस जिसको वस्तु के पास में होता है हम अभिदर्शक कहते हैं, और ये बड़े वाले को हम आंख नेत्रिका कहते हैं। तो ये नेत्रिका बड़ी है और अभिदर्शक छोटा है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, अब कौन ज्यादा है, नेत्रिका। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है, तो अधिक तो नहीं है ना, ये कम है ना। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। हाँ, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी
इस नेत्रिका से कम होती है। बड़े वाले से कम है ना, ये छोटा सा है तो किरणें भी कम ज्यादा दूरी जाएगी। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होती है, ये इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं 2015 में। 2020 में आया कि शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। तो जल का अपवर्तनांक बच्चों 1.33 होता है। अगले प्रश्न पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी, ये वही प्रश्न है 2022 में रिपीट हुआ है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से, अब वही वाली बात होगी। नेत्रिका, अब उल्टा पूछ रहा, नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। कौन अधिक है? नेत्रिका अधिक है ना। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है, दूसरा उत्तर। कितने सरल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक, अब थोड़ा सा दूरदर्शी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूरदर्शी में ये अभिदर्शक लेंस बड़ा है, नेत्रिका छोटा है। दूर की चीज देखो ऐसे, एक आंख बंद करके, तो याद रह जाएगा। तो ये छोटा है ना, तो ये है आपकी नेत्रिका, ये छोटा है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी कम है और अभिदर्शक की अधिक है। तो क्या पूछा? नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कम होती है, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों? तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग होता है दृश्य श्रव्य सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के भेजने में। किसका उपयोग होता है? प्रकाशिक तंतु का होता है। ठीक, प्रकाशिक तंतु का स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझा होगा, पढ़ा होगा। इसमें ये होती है आपकी क्लेडिंग, जो बाहर होती है इसको क्लेडिंग बोलते हैं, और अंदर इसको कोर बोलते हैं। और कोर जो है उसका अपवर्तनांक जो है क्लेडिंग से अधिक होता है। तो इस कारण से जब प्रकाश किरण इसमें अंदर प्रवेश करती है तो बार बार उसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और बिना ऊर्जा क्षय के तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। जल के अंदर वायु का बुलबुला, तो बच्चों जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। 2 बार आया, 2014 और 2022। आप समझ रहे होंगे कि एमपी बोर्ड में प्रश्न रिपीट होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एक स्वस्थ नेत्र कम से कम कितनी दूरी देख सकता है? तो कम से कम दूरी देख सकता है बच्चों वो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक आराम से देख सकता है। उससे कम की दूरी आप देखोगे, आप हाथ को ऐसे रखना तो आपको तकलीफ आएगी। ये 2014 में आया हुआ प्रश्न। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? F इज इक्वल्स टू R बाय। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये 2015 में। अगले प्रश्न। ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं, सत्य अथवा असत्य? तो विद्यार्थियों ये जो प्रश्न है, ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है, सत्य है, अनुदैर्ध्य में। सूक्ष्मदर्शी का नाम जो रीडिंग लेंस के रूप में उपयोग, जो पढ़ने में काम आता है, आपने देखा ज्योतिषी के पास होता है, ठीक है, बनिए भी रखते बहुत सारे, देखते हैं। तो ये होता है, उसमें एक लेंस लगा होता है, इसीलिए उसका नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल है ना भैया, एक ही तो लेंस लगा होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। 2017 में आया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता 6 है और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 5 है। कुल आवर्धन क्षमता, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर m1 इंटू m2। तो 6 और 5, 6 5 30। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान बताइए, तो कितना हो गया? 30। ये 2020 में आया। कितने सरल प्रश्न आए। आगे बढ़ते हैं। लेंस की फोकस दूरी और लेंस क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? देखो, फोकस दूरी P बराबर 1/f। हम ये कह सकते हैं कि फोकस दूरी बढ़ाने पर लेंस क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से हम कहें कि इसकी जो फोकस दूरी है वो लेंस क्षमता के
व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगले प्रश्न, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? प्रश्न आया 2022 में। m बराबर सूत्र होता है FO/UE। अब आप इसकी ये बढ़ा दो फोकल लेंथ, यानी कि अभिदर्शक लेंस की अगर हम फोकस दूरी बढ़ा दें, FO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, तो खगोलीय दूरदर्शी में हम क्या करें, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ा दें तो क्या हो सकता है, आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या लिखेंगे कि भाई खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए उसके जो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। अगले प्रश्न, लेंस क्षमता का मात्रक, तो इसका मात्रक होता है डाईऑप्टर। ठीक है, लेंस क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर। P बराबर है लेंस क्षमता, बात होगी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस क्षमता। ये मीटर में है, इसको आप 100 सेंटीमीटर बाई F भी लिख सकते हैं, प्रश्न बनाने में काम आएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश का विवर्तन क्या है? ये 2023 में आया, पर इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 223 हो गया, 2023। विवर्तन, देखो जैसे विवर्तन ध्वनि में विवर्तन होता है, तो उसी प्रकार से प्रकाश में भी। ध्वनि में विवर्तन कैसे होता है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ पर मेरे पड़ोस वाले रूम में भी तो आवाज जा रही होगी, तो वो आवाज कहाँ से गई, दरवाजे खिड़कियों के जो कॉर्नर हैं वहां से टर्न होकर चली गई। उसी प्रकार से प्रकाश भी जो शार्प कॉर्नर होते हैं, तीक्ष्ण कोने होते हैं, तो तीक्ष्ण कोनों पर प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, यहां से F तक, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को कहते हैं बच्चों फोकस दूरी। ठीक है, 2016 में आया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, देखो ध्यान रखिएगा, ये सघन है, ये विरल। जब आप विरल से सघन में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ दो चीजें याद हैं आपको, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, संविदा। सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटेंगे, और विरल से सघन में आएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। ये तो एक सामान्य बात है। अब जब प्रकाश का वेग जो होता है बच्चों, विरल माध्यम में अधिक होता है और सघन माध्यम में कम होता है। तो जब प्रकाश का वेग विरल से सघन में जाएंगे, तो विरल से सघन में जाने पर प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, कम, और सघन से विरल में जाएंगे तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों चीज याद रखनी है, 2023 में आया हो। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। बच्चों देखो, फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या डिसाइड करता है वो तीव्रता, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये डिसाइड करता है आवृत्ति। एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होना चाहिए। अगर एक न्यूनतम आवृत्ति फिक्स है, इसको हम द्विलीय आवृत्ति कहते हैं, किसी भी धातु की जो एक फिक्स आवृत्ति है, अगर उस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति नहीं होना चाहिए, अगर उससे कम आवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। पर तीव्रता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन डिसाइड करता है, तीव्रता डिसाइड करती है। तो जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.31 किलोग्राम, 2017 में आया। फोटोन की अवधारणा सबसे पहले बताई गई तो अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा बताई गई। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई, ये 2018 में आया था फोटोन की अवधारणा। ठीक है, कंफ्यूजन वहां होता है कि फोटोन में जब E=h न्यू लिखा हुआ है, प्लांक नियतांक लिखा हुआ है, तो फोटोन हम प्लांक से ही उसको जोड़ते हैं, पर सबसे पहले जो है आइंस्टाइन ने बताया, उसके बाद प्लांक ने उस पर बहुत काम भी किया। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक गतिमान कण के साथ क्या आती है, तो जो तरंग संबद्ध होती है। भाई प्रकाश द्वैतीय प्रकृति, कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो गतिमान कण जो है, गतिमान कण के साथ एक क्या होती है, तरंग होती है। ये 2019 में आया होगा। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान एसआई पद्धति में होता है।
मान तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, ये बहुत बार आया, 14, 16, 18, 20 कैसे निकालते हैं उसको बात कर ले। विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो E/m इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को कहते हैं बच्चों विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31। इसको जब आप हल करते हैं तो 1.76 × 10⁻11 के आसपास आता है कूलम पर केजी। ठीक, सॉल्व करके भी देखा जा सकता है, यही आएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। असत्य। डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। डी ब्रोगली तरंगों को हम द्रव्य तरंगे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, एक गतिमान कण का द्रव्यमान तथा वेग है, तो डी ब्रोगली तरंगधैर्य का सूत्र लिखिए। लैम्बडा बराबर h/p होता है। जब हमें द्रव्यमान और वेग की बात हुई तो संवेग द्रव्यमान और वेग गुणित, तो लैम्बडा बराबर h/m भी लिखना बेस्ट हो गया। डायरेक्टली ये लिख दो। बोले मैंने निकाल के इसलिए बताया कि परीक्षा में ये थोड़ी फिक्स है कि यही वाला आ जाएगा, कुछ और भी तो आ सकता है। तो ये 2014 में और 18 में 2 बार आया, उसके बाद नहीं आया। अगले प्रश्न पर, H प्लांक नीतांक न्यू फोटोन की आवृत्ति हो तो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। देखो आइंस्टाइन ने एक सिंपल सी बात करी। आइंस्टाइन ने कहा कि भाई अगर आप किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए पहली तो ऊर्जा चाहिए, उसमें उसकी कार्यफलन ऊर्जा, एक न्यूनतम ऊर्जा उसको देंगे तभी बाहर आएगा, और कुछ भाग तो उसके कार्यफलन में खर्च हो जाता है और शेष भाग जो खर्च हो जाता है उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो E बराबर h9। अब प्लांक नीतांक के रूप में दिया तो H इज h न्यू होता है बेटा 5+। अगर मैं न्यूनतम आवृत्ति को h न्यू नॉट लिख दूं तो जो गतिज ऊर्जा है K बराबर h न्यू माइनस h न्यू। आप चाहे तो गतिज ऊर्जा की जगह भी आप सूत्र लिख सकते। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है, V मैक्सिमम करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध, या फिर hc/λ। ऊर्जा और आवृत्ति में यही संबंध है। ये 2020 में भी आया और 2023 में भी आया। दहलीय आवृत्ति क्या है तो ये मैं पहले ही बता चुका। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए जिस न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता है उस न्यूनतम आवृत्ति को दहलीय आवृत्ति कहते हैं। 2022 में भी आया और 2023 में भी आया। प्यारे विद्यार्थियों, इस पार्ट में लगभग हम 11 अध्याय तक आ गए हैं, पर बच्चों हमने इन दोनों पार्ट में, पहले और दूसरे दोनों में, सही जोड़ियां शामिल नहीं करी है। तो जब हमारा तीसरा पार्ट जब आएगा तो उसमें सभी चैप्टरों में से जो प्रश्न पूछे गए थे सही जोड़ियों में, वो ऐसी की ऐसी सही जोड़ियां मैं आपको इसमें बताऊंगा ईयर वाइज, कि इस वर्ष में ये सही जोड़ी आई थी, इस वर्ष में ये सही जोड़ी आई थी, इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।